हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 5 के अंदर। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था डेविएशन के बारे में। तो जब दो मिरर लिए थे हम लोगों ने, मैंने आपको कहा था कि दो मिरर जब मैं लेता हूं तो एक किसी भी मिरर के ऊपर जहां पे लाइट पहले गिरती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिरर वन। जैसे मान लीजिए इस पे लाइट गिरी है तो इसको हम लोग बोल देंगे मिरर वन, रे गिरी है लाइट की। तो बेटा ऐसे इधर जाएगी, उसके बाद ऐसे कुछ डेविएट करेगी और ऐसे चली जाएगी। तो एक्चुअल में ये इंसिडेंट रे थी, आई रे, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये फाइनली रिफ्लेक्टेड रे थी, आर रे। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे आएगी, टकराएगी, ऐसे चली जाएगी, इस प्रकार से ये चली जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे? मैं ये कह सकता हूं कि भैया ऐसे टकरा के ऐसे जा रही है तो किसी भी एंगल पे गिरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल है थीटा। आई मेरी बात समझे? तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? मिरर के बीच का एंगल थीटा। तो व्हाट आई कैन से कि ये इसमें डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा बेटा? डिफ्लेक्शन हो जाएगा 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। सर ये आपको ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पता है कि जिसपे पहले रे गिरती है उसी को मिरर वन बोलते हैं, और मिरर वन से मिरर टू जाने पर जो एंगल कवर करना पड़ रहा है मिरर वन से मिरर टू, हमें एंटी क्लॉकवाइज जाकर एंगल कवर करना पड़ रहा है, तो उसी का डबल इज द आंसर। शॉर्ट ट्रिक है। अगला सुन, इसके अंदर एक और, जैसे मान ले कि मैंने ऐसे लिया है, ऐसे लिया है भाई साहब, 60 डिग्री लिया है भाई साहब, ऐसे रे गिरेगी, ये इंसिडेंट रे है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल से इसके बीच का जो एंगल है वो 37.2 डिग्री दे रखा है, पूछा है डेविएशन कितना हो जाएगा। तो भैया ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना दिमाग खराब करना है। मिरर वन कौन सा होगा? दिस इज द मिरर वन। मिरर टू कौन सा होगा? दिस इज द मिरर टू। तो जिसपे पहले रे गिरेगी, जिसपे बाद में रे गिरेगी, तो पहले इस पे गिरेगी उसके बाद इस पे गिरेगी। तो अब की बार मिरर वन ये हो गया, मिरर टू ये हो गया। तो बेटा मिरर वन से मिरर टू की तरफ जाने के लिए कितना एंगल कवर करना पड़ा? 60। तो 60 का डबल कितना हो जाएगा? डेल्टा इज 120 डिग्री। अब ऐसे से ऐसे आए हैं तो दिस इज क्लॉकवाइज। सही बात है, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। और बेटा 120 क्लॉकवाइज है, या मैं इसको कह सकता हूं 360 माइनस 120 विच इज 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा मैं यहाँ पे एक और बात आपके सामने कर सकता हूं। वो बात क्या होएगी? देखो दो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, मैं तीसरी चीज यहाँ पे एक और लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं? जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं बेटा आप लोग, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा हो कि ये है 39.37 डिग्री पे ये इंसिडेंट हुआ। बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, ये तो हमसे कभी ना हो पाएगा। अरे इसको देखना ही नहीं है यार, तो इसकी बात कर। ये दे रखा है आपको मात्र 45 डिग्री। आई मेरी बात समझ में? अबे आया ना? ऑप्शन में दे रखा है आपको, बताइए डेविएशन कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कितना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आई मेरी बात समझ में? ऑप्शन बी है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन डी है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ऑप्शन डी है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जल्दी से सोचिए, बताइए, जल्दी से फटाफट से बताइए कितना आंसर इसका होगा। हाँ जी, तो भैया इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? अब तुमको से 45 का डबल। अबे रुक जा एक मिनट। मिरर वन जो है ना वो ये है, मिरर टू जो है ना वो ये है। भैया इससे इसकी तरफ गए तो एंटी क्लॉकवाइज गए, तो एंटी क्लॉकवाइज गए हैं 90, तो 90 वो भी एंटी क्लॉकवाइज इज द आंसर। पर यहां तो एक भी नहीं ऐसा, 90 तो क्लॉकवाइज है, यहाँ पे तो 90 एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, पर हमारा आंसर तो 90 एंटी क्लॉकवाइज है। पर यहाँ ऑप्शन में सिर्फ 90 क्लॉकवाइज दे रखा है, तो ये आंसर नहीं है। ना ही ये आंसर है, ना ही ये आंसर है।
ये तो हो ही नहीं सकते। अब 270 सी भी कहां से होगा, 1 मिनट। अगर 90 एंटी क्लॉकवाइज है, अगर 90 एंटी क्लॉकवाइज है तो भैया 270 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, सॉरी, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। दिस इज द आंसर। आई मेरी बात समझ में? आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो एक भी नहीं था, क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ था, बट ये क्लॉकवाइज है। तो 270, क्योंकि 90 एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका जस्ट अपन क्या कर देंगे, 270 क्लॉकवाइज। दिस इज द आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, फटाफट से आप उसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग, ये शॉर्ट ट्रिक है भैया, आपको क्या करना है, आपको पता लग गया ना कि जिसपे पहले गिरी वो मिरर 1, जिसपे बाद में गिरी वो मिरर 2, और मिरर 1 से मिरर 2 के जाएंगे, उसका डबल कर देंगे, आंसर खत्म बात। जल्दी से लिखिए। हाँ जी, तो बेटा अब मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर में क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने एक यहां पे मिरर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर। इसमें मेरे को थोड़ा अलग अलग कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको फाइनल रिजल्ट रखना है, बट कैसे हो रहा है मैं वो आपको समझा देता हूं बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा, ये नॉर्मल है, जो इस वाले मिरर का नॉर्मल था, नॉर्मल। अब क्या हुआ कि हमने क्या करा, देखो मेरी बात ध्यान समझना बेटा, ये इंसिडेंट रे थी जो इस पे ऐसे गिरी, ये, और एंगल बनाया आई। ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और डायग्राम, ध्यान से एक एक चीज देखते रहिएगा। इंसिडेंट रे थी, उसमें इस तरह से आई एंगल बनाया, एंगल इंसिडेंट्स नॉर्मल के साथ में। अब क्या हुआ, मैंने मिरर को पकड़ के हल्का सा घुमा दिया, उई, और घुमा के ऐसा कर दिया इसको, ऐसे चक 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 चक। दिस इज व्हाट, ये वही मिरर है जिसको हमने थीटा एंगल घुमा चुके हैं। तो हम जानते हैं कि इसका जो नॉर्मल है वो भी घूम जाएगा, कितना डिग्री एंगल, थीटा डिग्री एंगल। अरे सही है ना बेटा, मिरर घुमाया है, रे आज भी वही है। अब तुम सोच के देखो, जो रे आ रही थी इंसिडेंट, वो पुराने वाले नॉर्मल से एंगल आई बना रही थी, बट वो नए वाले इससे कितना बनाएगी, नए वाले से बनाएगी वो कितना एंगल, एंगल आई प्लस थीटा। ये कौन सी रे है, ये आर डैश है। सर आर कौन सी थी बेटा, अगर वो ऐसे आई रेड वाली, सॉरी व्हाइट वाली, तो एक्चुअली इतना ही एंगल दोबारा बना के ये कौन सी रे हो जाएगी, जो पुराने वाले, जब मिरर नहीं घुमा था तो वो इसी पर रिफ्लेक्टेड रे जा रही थी। जब तुमने मिरर को घुमा दिया तो नॉर्मल शिफ्ट हो गया, जब नॉर्मल शिफ्ट हो गया तो अपना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बन चुका है आई प्लस थीटा, तो अपना रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बन जाएगा, आई प्लस थीटा। अबे सही है ना, हमें बताना है कि ये एंगल कितना है, मतलब आर अपने आप में कितना शिफ्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड रे अपने आप में कितना एंगल घूमी है ऐसे। तो बेसिकली मुझे ये एंगल निकालना है, दिस एंगल इज अल्फा, ऐसे बोल दे, मान ले। तो भाई ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, मैं क्या कर सकता हूं, देखिए ये एंगल आई था, ध्यान समझना बेटा, ये पूरा पूरा एंगल कितना था, आई था, ये एंगल था आई प्लस थीटा, ये एंगल था थीटा। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ये अल्फा। अबे सही है ना, तो मैं क्या करूंगा, देख ध्यान से देखना, आई प्लस थीटा, ये प्लस थीटा, इसमें से मैंने आई प्लस थीटा कर दिया, तो पूरा एंगल आ चुका है पुराने नॉर्मल से लेके यहां तक का एंगल। सही बात है बेटा, इसमें से अगर मैं ये पूरा आई निकाल दूं तो सिर्फ ये एंगल बचेगा। ध्यान से देखना दोबारा भैया, ये यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल है आई प्लस थीटा, आई प्लस 2 थीटा। उसमें से मैं पूरे में से ये माइनस कर दूंगा तो सिर्फ ये बचेगा। तो आई प्लस थीटा माइनस आई बराबर अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर आएगा, 2 थीटा के बराबर।
किसके बराबर आएगा, 2 थीटा के बराबर। बेटा फिर से रट लो कि अगर मिरर घूमा थीटा, अगर मिरर रोटेट होगा थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी ना वो रोटेट होगी 2 थीटा। अबे याद रहेगा, अगर मिरर घूमा थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी 2 थीटा। इसको लिख लीजिए प्लीज, प्लीज इसको लिख लीजिए। अगर मिरर घूमा थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी 2 थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा इसको लिख लो, इस पॉइंट को, मिरर घूमा थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी 2 थीटा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए बेटा फटाफट से, फिर अपन लोग आगे देखते हैं। हाँ भाई, तो मैंने बताया आपको कि जो मिरर है उसको अगर हम घुमाएंगे और थीटा एंगल पर घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? अभी और देखते हैं अपन इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए कोई मिरर है भैया, इस मिरर को हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे थी भैया, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे थी भैया, और ये जो मिरर था, ध्यान समझिएगा बात को, ये अपने पास में जो मिरर था ये घुमा है कितना एंगल से, थीटा एंगल से। अब थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ दे रखी है 32 डिग्री। आई मेरी बात समझ में? तो पूछा गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो थीटा है वो 32 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। आई मेरी बात समझ में? तो इस केस में जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, इस केस में आंसर हो जाएगा कि इसका जस्ट डबल कर दो तो उसका जो एंगल आएगा रिफ्लेक्टेड रे का वो आएगा 32 इंटू 2, दिस इज 64 डिग्री क्लॉकवाइज। अबे सही है। अगर मान लीजिए अगला पार्ट में और ले लूं कि इफ मिरर का जो एंगल है थीटा, अगर वो दे रखा है अपने को 37 डिग्री क्लॉकवाइज, 37 डिग्री क्लॉकवाइज, तो व्हाट आई कैन से, मैं यहाँ पे कह दूंगा कि जो थीटा डैश आएगा, थीटा डैश इज द एंगल रोटेटेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे, थीटा इज द एंगल रोटेटेड बाय द मिरर। कंफ्यूज मत होइएगा इससे, जो मैंने यहाँ पे सिंबल्स यूज करे हैं, थीटा इज द एंगल रोटेटेड बाय द मिरर, थीटा डैश इज द एंगल रोटेटेड बाय द रे। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 37 का डबल हो जाता है 74 डिग्री क्लॉकवाइज। गेटिंग माय पॉइंट? अबे आ रहा है ना? तो उसी सेंस में होगा जिस सेंस में एंगल वो घूम रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका आंसर भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो इसका आंसर भी क्लॉकवाइज आएगा। सही बात है? पक्का ना? ठीक है, तो बेटा इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, थीटा और थीटा डैश की यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए, मतलब लिख दीजिए क्या मतलब है इसका। उसके बाद अपन फटाफट से आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा। अब मैं आपको और बताता हूं यहाँ पे आगे, ठीक है? अब मेरे पास ध्यान समझिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल तो ये वाला ले लिया है, ठीक है? अब मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एक और एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए फटाफट से, ठीक है? हाँ जी, तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि इस प्रकार का एक डायग्राम है, इस डायग्राम में एक रे ऐसे आई, दिस इज इंसिडेंट रे, और ऐसे गई, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे इंसिडेंट रे आई, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे वापस गई है। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस एंगल को हमने 30 डिग्री बोल दिया, इसको भी 30 डिग्री हमने बोल दिया है, नाम दे दिया है यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? अब हो क्या रहा है कि इस रिफ्लेक्टेड रे को के बारे में पूछा है कि बताइए मिरर को मैं कितना घुमाऊं सच दैट कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। अरे मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री।
सर ये कैसे पता चला? बेटा नॉर्मल और इसके बीच का एंगल 90 है। अगर ये 30 है तो बचा हुआ 60 तो रहेगा यार, इसमें क्या सोच रहा है? तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके नीचे आ सकती है। रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री तब चलेगी, रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री तब घूमेगी जब मिरर जो है, मतलब मिरर का जो एंगल है, मिरर जो है वो 30 डिग्री ऐसे ही घूमे। और ऐसे मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज तो जाएगा ऐसे। तो मतलब मिरर ये जो रिफ्लेक्टेड रहे वो 60 डिग्री क्लॉकवाइज तब घूमेगी जब मिरर 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मिरर को हम लोग 30 डिग्री रोटेट करवा देंगे तो रिफ्लेक्टेड रहे जो वो क्या करेगी, 60 डिग्री रोटेट कर जाएगी और हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब सही है ना? तो बेटा इसके ऑप्शंस ऐसे थे, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। इसमें ऐसे ऑप्शंस थे, 30 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। ऑप्शन बी 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन सी 30 डिग्री क्लॉकवाइज 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगला ऑप्शन था 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 60 डिग्री क्लॉकवाइज। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन हुआ करते थे। तो हम इतनी सी बात जानते हैं कि भाई अगर 4 ऑप्शन ऐसे होंगे, 1 2 3 4, मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग। एक्चुअली हो क्या रहा है, मिरर जो है वो 30 डिग्री अगर घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रहे वो 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। हाँ भाई ये तो पक्का है 30 वाला। तो अब बच्चे जल्दबाजी में यही आंसर लगा देते हैं। बच्चे सोचते हैं मजा आ गया यार, ये रहा आंसर, 30 फटाफट लगा, हो गया काम। अबे 1 मिनट रुक जा, ये ऐसे भी तो घूम सकता है भैया। अगर ऐसे घूमा तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे भी तो घूम सकती है। और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे कब घूमेगी? 60 कितना, 30 30 और 60, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को मिरर को भी रोटेट करना पड़ेगा। और मिरर कितना रोटेट होएगा इस वाले केस के लिए? इस वाले केस के लिए मिरर को जो रोटेट करना पड़ेगा हमें वो 120 का आधा, मतलब 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हमें समझ में आ रहा है? 60 डिग्री अगर मैं मिरर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो उसका डबल मतलब 120 डिग्री रे रोटेट कर जाएगी। इसीलिए इसको ऐसे करेंगे तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री क्लॉकवाइज 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द आंसर। बच्चे जल्दबाजी में ये आंसर लगा देते हैं। अब तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब तुम सोचोगे सर इसमें 2 आंसर आए हैं, सर ऐसे तो बहुत सारे आ सकते हैं। रे मान लो इधर से घूमते घूमते खच 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 इधर हो जाए वापस पूरी। हाँ बेटा हो सकती है। तो उस केस में 60 + 180 240, मतलब 120 भी आंसर है, 240 का आधा 120 भी आंसर है। नहीं बेटा, अगर मैं रे को इतना इधर लाऊंगा तो उसके लिए जो मिरर घुमाना पड़ेगा, मिरर को इतना मत घुमा देना, मिरर को इतना मत घुमा देना कि मिरर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो रे के फ्रंट में आ जाए। अबे रिफ्लेक्शन ही बंद हो जाएगा फिर तो, किस बात का फिर तो एंगल। आई मेरी बात समझ में? अगर ये वाला हिस्सा सामने आ जाए रे के, इंसिडेंट रे के, तो फिर रिफ्लेक्शन ही खत्म हो जाएगा भैया जी। इसलिए इतना नहीं घुमाना कि ये वाला फ्रंट, ये बैक साइड फ्रंट में आ जाए। यहां पे ऐसे घुमाया अपन ने रे को, वो तब पॉसिबल है जब मिरर हम लोगों ने 60 डिग्री ऐसे घुमाएंगे, मतलब फ्रंट में ही रहेगा। इसको नीचे लाए तो मिरर अपन ऐसे घुमाएंगे। इतना नहीं घुमाना है कि घुमा घुमा पता पड़ा उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो पता पड़ा इंसिडेंट रे बैक साइड पे गिर रही है, तो दिमाग का दही हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? फिर तो चलेगा ही नहीं है। अबे बात सही है ना? फिर तो मतलब चलेगा मतलब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, तो फिर तो खेल ही नहीं बनेगा यहाँ पे। तो एक्चुअली इसके 2 ही आंसर है बेटा, ये वाला 30 डिग्री क्लॉकवाइज और 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। गेटिंग माय पॉइंट? तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से नोट डाउन कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। इस सवाल के अंदर, इस सवाल में हम लोगों ने एक मिरर को लिया है ना, और इस मिरर पे इस प्रकार से इंसिडेंट रे गिराई है। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी
और मजे की बात क्या है कि इधर एक स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन को मैं अलग कलर से बनाता हूं तो ये जो स्क्रीन है वो एक ये समझ लीजिए स्फेरिकल स्क्रीन लगी हुई है। स्क्रीन, यहां मैं स्क्रीन को लिख सकता हूं। अब मैंने ऐसे स्क्रीन लगा दी है यहाँ पे, एक सिंपल सी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि भाई मैंने स्क्रीन यहाँ पे लगा दी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दिस डिस्टेंस इज डी। मान ले डिस्टेंस डी दे रखा है, ये डिस्टेंस भी अपने को डी गिवन है। सवाल में क्या पूछा गया है आपसे, ये जो रिफ्लेक्ट करके जो लाइट जहां गिरेगी वहां पे एक ब्राइट पैच बनेगा। मैं इसका दोबारा से यहाँ पे कलर कर देता हूं येलो कलर से। कौन सा बनेगा बेटा? ब्राइट पैच। ब्राइट पैच ऐसा बनेगा। अब ये ब्राइट पैच जो है एक्चुअली हो क्या रहा है, जो मिरर है वो घूम रहा है कितने रफ्तार से? ओमेगा से। मिरर जो है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। मिरर किससे रोटेट कर रहा है? ओमेगा से। तो पूछा गया है जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी वजह से जो ब्राइट पैच बना उसकी स्पीड कितनी है। तो बेटा बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं सोचना ज्यादा। अगर मिरर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 ओमेगा से रोटेट करेगी। अब इतना क्या सोच रहे हो, यही तो कॉन्सेप्ट है भाई। अगर ये थीटा घूमता है 1 सेकंड में तो 2 थीटा घूमता है। इसका मतलब इसकी रफ्तार अगर ओमेगा होगी तो उसकी 2 ओमेगा होगी। अब अगर इसकी रफ्तार 2 ओमेगा होगी तो इसकी स्पीड जो हो जाएगी चलने की, उसकी तो घूमने की रफ्तार थी 2 ओमेगा, इसकी भागने की स्पीड हो जाएगी v बराबर 2 ओमेगा इंटू डी। दिस इज द आंसर। अबे आ रहा है समझ में? दिस इज द आंसर। v बराबर 2 ओमेगा डी। सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा परेशान नहीं होने का। बिल्कुल रद्दी क्लास सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल इजी। बेटा फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर नए कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, अब मेरी बात समझिए, है ना। एक बढ़िया चीज मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, तो मैंने आपके सामने ले लिया है। अब मैं आपके पास में एक और सवाल ले रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ लेते हैं, है ना। सवाल तो नहीं है, ये नया कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ध्यान से, मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, 2 पैरेलल मिरर्स। 2 पैरेलल मिरर्स। बेटा एक काम करता हूं, मैं यहां बनाता हूं, तो जगह ज्यादा चाहिए होगी उसके लिए। तो मैंने यहां पे मिरर बना रहा हूं। ये मिरर 1 है और ये है अपना मिरर 2। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा बनाया। अब मैंने एक लाइन यहां पे ड्रॉ करी है इस प्रकार से, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली है मैंने 60 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा, मैं लगा दूंगा मैं ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ से दूरी है 20 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने क्या लिख करा, मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज द मिरर 1 एंड दिस इज द मिरर 2। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने यहाँ पे मिरर 1 लिख दिया है, यहाँ मिरर 2 बना दिया है। भैया बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार, जबरदस्त हो चुका है। ये ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर पे इस मिरर से रखा हुआ है। पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी इमेजेस बनेंगी। देखा अपन लोग जब अपन कटिंग हेयर कट करवाने जाते हैं तो जब नाई क्या करता है, पीछे से आपको एक कांच दिखाता है पीछे सर दिखाने के लिए ना, याद है आपको? तो सर दिखाता है जब वो, तो अपन देखते हैं कि हाँ भाई, लेकिन क्या फ्रंट में भी कांच होता है, पीछे भी कांच होता है, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देती है। कभी तुम देखा होगा कि जो बार्बर की शॉप होती है वहाँ पे सैलून जो होता है वहाँ पे इस तरफ भी मिरर होता है, इस तरफ भी मिरर होता है, तो लाइन लगी होती है नंबर ऑफ इमेजेस की, याद है? और इधर भी लाइन लगी होती है नंबर ऑफ इमेजेस की। तो ये कुछ कुछ वैसा ही केस है। अब बात क्या है कि यहाँ पे मैं आपको भैया एक सिंपल सी समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करो, ज्यादा बढ़िया है। देखो एक्चुअली क्या होता है, इसका जो रे डायग्राम है आपको बता देता हूँ हल्का सा, है ना, हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ। इस प्रकार से रे डायग्राम बनता है, ऐसे रे जाती है, ऐसे रिफ्लेक्ट करती है बेटा,
उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, फिर वापस रिफ्लेक्ट करती है, फिर वापस इस पे आके गिरती है। इसके कारण यहाँ इमेज बनती है, इसके कारण यहाँ कहीं इमेज बनती है, और ये बनती रहती है, 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 बनती रहती है। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बनती है, या तो आप रे डायग्राम से ही करो बना बना के, या आप शॉर्ट ट्रिक से कर लो। मैं तो कहता हूं शॉर्ट ट्रिक से कर लो, सबसे इजी रहेगा। तो आप क्या करो, मेरी बात ध्यान समझना, M1 और M2 को लिखो, M1 और M2 को लिखो ऐसे। बेटा M1 की पहली वाली इमेज जो बनेगी वो बनेगी 40 सेंटीमीटर पर, तो लिख दे। आ रही है मेरी बात समझ में? पक्का? बेटा M1 की पहली वाली बनेगी 40 पर और M2 की पहली वाली बनेगी 20 पर। आई मेरी बात समझ में? अब इसकी जो पहली वाली बनेगी वो इसकी दूसरी वाली बनेगी। अबे समझ में आ रहा है ना? इसकी जो पहली वाली बनेगी वो इस मिरर के लिए अब दूसरी वाली बनेगी। तो आपको क्या करना है, इसकी यहां से दूरी कितनी है? 40। देखना, ये फर्स्ट है M1 की, ये फर्स्ट है M2 की। गेटिंग माय पॉइंट? अबे सही है ना? अब इसकी पहली वाली कहां पे बनी? 40 सेंटीमीटर। मैं यहां पर नंबर डाल देता हूं, 40 सेंटीमीटर पे। तो बेटा इसकी जो है पहली वाली कहां पे बनी? 20 सेंटीमीटर। दोनों की पहली पहली बना दीजिए। अब इसकी पहली वाली इसकी दूसरी वाली बनेगी। तो सर इससे वो कितनी दूरी पर है पहली वाली? 40 तो ये हो गया, बीच का 60 हो गया। 40 प्लस 60 यहां आएगा 100 सेंटीमीटर पे इसकी सेकंड वाली। इसको पिंक कलर से बनाना पड़ेगा, यहां पे ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस तरफ ब्लू कलर का इस्तेमाल करूंगा। बेटा इसकी दूसरी वाली कैसे बनेगी? इसकी पहली वाली की वजह से। इसकी पहली वाली कितनी है? 20 प्लस 60 कितना हो गया? 80। तो बना दीजिए यहां पे 80 सेंटीमीटर पर सेकंड वाली। अबे सही है ना? अब इसकी सेकंड वाली इसकी थर्ड वाली बनेगी। तो भैया इसकी सेकंड वाली कितने पर है? 80 पर, और साथ में कितनी दूरी है? 60। तो इसकी जो थर्ड वाली बनेगी वो बनेगी 60 प्लस 80 140 सेंटीमीटर पे। गेटिंग माय पॉइंट? इसकी सेकंड वाली उसकी थर्ड वाली बनेगी। तो इसकी सेकंड वाली है 100 पर और बीच की डिस्टेंस है 60, तो इसकी बनेगी थर्ड कितने पर? 160 सेंटीमीटर पर। बेटा उसकी थर्ड वाली इसकी फोर्थ वाली बनेगी और इसकी जो फोर्थ वाली होगी वो 160 प्लस 60 220 सेंटीमीटर पे होगी। अबे आ रहा है समझ में? एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी पहली वाली ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे। समझना बात को, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं यहां पे, इस प्रकार से ऐसे। बेटा 40 थी इसकी पहली वाली, अब इसकी दूसरी बनेगी तो 60 जोड़ दे 100 हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? इधर पिंक से कीजिए 100। इधर थी 80 हो जाएगी 60 जोड़ते। 60 क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस मिरर्स के। फिर 80 में 60 दो जोड़ दीजिए 140 हो जाएगी इसकी तीसरी। इसमें जोड़ दीजिए कितना? 60 जोड़ दीजिए 160 हो जाएगी इसकी तीसरी वाली। अब सही है ना? फिर जोड़ दीजिए 60 तो कितनी हो जाएगी? 220 हो जाएगी इसकी चौथी वाली। इसमें फिर 60 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 140 प्लस 60 200 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी कौन सी? चौथी वाली। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे करते करते इनफाइनाइट बनेंगी। बेटा शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में ही करो, ज्यादा बढ़िया है। पूछा गया है इसकी तीसरी कहां बनेगी? बोला 140 पे। इसकी दूसरी कहां बनेगी? 80 पर। इसकी पांचवी कहां बनेगी? 200 में 60 और जोड़ दे, इसकी पांचवी बनेगी 260 पर। इसकी पांचवी कहां बनेगी? 220 में 60 जोड़ दे, कितना आएगा? 280 पर। अबे आ रहा है समझ? हालांकि इतना लंबा पूछते नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। इसकी दूसरी इसकी तीसरी ऐसे पूछते हैं। इसकी तीसरी कहां बनेगी? 160 पे। इसकी चौथी कहां बनेगी? 200 पे। इसकी पहली कहां बनेगी? 20 पे। इसकी दूसरी कहां बनेगी? 100 पर। अबे जो भी पूछे निकाल सकते हैं ना,
क्यों फालतू रे डायग्राम बनाना इतना लंबा चौड़ा। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको ये नोट डाउन करना है जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ भाई, तो अभी मैंने आपको बताया प्लेन मिरर्स के जो पैरेलल मिरर्स है, तो फटाफट से इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, जल्दी से देखिए। बेटा मान लीजिए कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे एक मिरर है भाई साहब, इसका नाम रख दो M1, इसका नाम रख दो M2, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसे हम लोगों ने लाइन ले ली है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका 3 ले लीजिए, इसको 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लीजिए। दिख रहा है बेटा आपको, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है। खैर करना कुछ नहीं है हम लोगों को, तो ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। हम लोगों को लिखना है मिरर 1 की जो पहली इमेज है वो 4 सेंटीमीटर पे बनेगी, मिरर 2 की जो पहली इमेज है वो 3 सेंटीमीटर पे बनेगी। भैया मिरर 1 की जो पहली इमेज 4 सेंटीमीटर पे बनेगी, तो मिरर 1 की अब जो दूसरी इमेज है वो कहाँ बनेगी, मिरर 1 की दूसरी 3 में 7 जोड़ दीजिए तो 10 सेंटीमीटर पे बनेगी। मिरर 2 की पहली बनेगी 3 पे, दूसरी बनेगी 4 में 7 जोड़ दीजिए 11 सेंटीमीटर पे, फिर 7 जोड़ दीजिए 18 सेंटीमीटर पे, फिर 7 जोड़ दीजिए 17 सेंटीमीटर पे, फिर 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7 और 17 प्लस 7 24 सेंटीमीटर पे, फिर 7 जोड़ दीजिए 25 सेंटीमीटर पे। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। अबे क्या बताऊं बार बार, एक सिंपल सी रद्दी सी चीज है यार, इसमें क्या सोचना है इतना। गेटिंग माय पॉइंट? तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, उसके बाद फिर हम लोग फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं जल्दी से। हाँ जी, एम्स में एक सवाल पूछा गया, ध्यान समझिएगा। एम्स में एक सवाल पूछा गया इस प्रकार से, ऐसे 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 एक मिरर ऐसे रखा उन लोगों ने, एकदम इसी लाइन पर उन लोगों ने एक मिरर ऐसे रख दिया, जस्ट उल्टा, ठीक है। ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे कहीं पर, जैसे मान लीजिए कि यहां से 3 सेंटीमीटर होगा ऑब्जेक्ट और यहां से समथिंग 4 सेंटीमीटर होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। पूछा गया है कि फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनी है ये बताइए जल्दी से। बड़ा ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन इनफाइनाइट। तो फटाफट से बताइए, एम्स का सवाल था, लोगों को लगा कि एम्स में आया है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर घपला होगा, इसलिए दिमाग लगा के सोच समझ के आंसर दीजिएगा जल्दी से। हाँ जी भाई, कि एम्स का सवाल था फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, कितनी इमेजेस बनेंगी बतानी है हम लोगों को। तो बेटा यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, जब इससे रे निकलेगी इस पर टकराएगी और जब दोबारा इस पे आएगी तो कभी इस पे नहीं गिर पाएगी। अब सेकंड इमेज तब बनती है जब यहाँ से निकलने के बाद इस पर रिफ्लेक्ट करे। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया, सेकंड रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं ना भैया। इवन इस पे गिरने वाली कोई भी रे वापस कभी नहीं आएगी इसके ऊपर। और मजे की बात क्या है, इसके लिए रे डायग्राम पता होना चाहिए हम लोगों को। मजे की बात क्या है कि इस पर गिरने वाली भी कोई भी रे कभी वापस नहीं आएगी इसके ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस हिसाब से नंबर ऑफ इमेजेस बस 2 ही बनेंगी, एक इस पे रिफ्लेक्शन के कारण यहां बन गई, एक इस पे रिफ्लेक्शन के कारण यहां बन गई। गेटिंग माय पॉइंट? वो कैसे बनेंगी, वो ऐसे रे डायग्राम ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी 4 सेंटीमीटर पे। गेटिंग माय पॉइंट? इसी प्रकार से इधर बन जाएगी 3 सेंटीमीटर पे। अब सिंपल सवाल था, रद्दी क्लास बिल्कुल। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, नंबर ऑफ इमेजेस 2 ही बनेंगी। क्यों 2 ही बनेंगी? क्योंकि इस पे गिरने वाली एक भी रे वापस इस पे रिफ्लेक्शन नहीं करेगी। गेटिंग माय पॉइंट?
तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है। जब ये आ ही चुका है कॉन्सेप्ट, तो सर एक और कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो मिरर्स आपस में किसी एंगल पर होते हैं, ये तो 90 डिग्री हो गया, मान लीजिए किसी एंगल पर ऐसे होते हैं, ये हो गया टोटल 60 डिग्री। यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2, दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे रखा हुआ है यहां पे कहीं पर ऑब्जेक्ट। तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी और कितने कितने एंगल पर बनेगी, कितनी बनेंगी और कितने कितने एंगल पर बनेंगी। तो बेटा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको एक काम करता हूं, मैं यहां नोट डाउन करता हूं, यहां पे देखिए सवाल को। हाँ, जैसे मैं परपेंडिकुलर वाला केस ले हूं, तो बेटा इसमें हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए कि दिस इज मिरर 1 एंड दिस मिरर इज मिरर 2। अब जो ऑब्जेक्ट है अपना वो यहां कहीं पर रखा हुआ है, उसके कारण पहली इमेज बनेगी यहां पे, दिस इज इमेज ड्यू टू मिरर 2। एक इमेज बनेगी यहां पे, इमेज ड्यू टू मिरर 1। I1 बोल दीजिए, इसको भी I1 बोल दीजिए। I1 इसलिए बोला कि एक रिफ्लेक्शन के कारण बनी। बेटा फिर इसके कारण एक इमेज बनेगी नीचे, इसके कारण एक इमेज बनेगी पीछे। तो नंबर ऑफ इमेजेस 1, 2 और 3 ही बनेगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि इसके कारण एक इमेज यहां बनी, अब ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस मिरर के कारण भी इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी, जस्ट पीछे बना दी। इसके कारण इस ऑब्जेक्ट के कारण इस मिरर के कारण इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहां बनेगी। अब इस मिरर, अब ये ऑब्जेक्ट है इमेज और ये मिरर है, तो इसके कारण यहां बनेगी। टोटल नंबर ऑफ 3 बनेंगे। सर 3 क्यों, 4 बननी चाहिए ना? बेटा ये ओवरलैप कर जाएगी दोनों के दोनों। अब पूरा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट होता है। तुम चाहो तो मुझसे आगे बाहर पूछ सकते हो, मैं सिर्फ इसका ही नहीं आपको इसका भी डायग्राम बना के दिखा दूंगा। आई मेरी बात समझो, पहले वाला 60 डिग्री वाला था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि फालतू के लंबे डायग्राम वायग्राम सब काम के नहीं होते। आप शॉर्ट ट्रिक समझिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी ऐसे सवाल आए, बेटा ये M1 है, ये M2 है, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर का 45, ऑब्जेक्ट और मिरर का 45 है। तो देखो पहली जो इमेज बनेगी इस वाले की, वो नीचे 45 पर ही बनेगी। आई मेरी बात में? तो कितनी पहली कहां बनेगी, M1 की 45 पर। M1 की बनेगी 40, M1 नहीं, M1 तो ये है, M1 की बनेगी इस तरफ भी 45 पर, बहुत बढ़िया साहब। इसकी बनेगी इधर भी 45 पर, ठीक है। अब इसमें तुम कैसा, इसमें तो मुझे फॉर्मूला पता है, 360/θ -1, और एक होता है 360/θ। बेटा ये फॉर्मूला है, अच्छी बात है, आप इस फॉर्मूले से ही निकाल लो, लेकिन इस फॉर्मूले से आप तभी निकाल पाओगे ना जब कोई इंटीजर आएगा। अगर इंटीजर नहीं आया तो फंस जाओगे। दूसरी बात, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब दोनों एंगल बराबर है। अगर मान ले मैं तुझे सवाल दे दूं ऐसा, ले भाई ये मिरर 2, ये मिरर 1, लो भैया बहुत शानदार सवाल, दोनों के बीच का एंगल 73 डिग्री और दिस एंगल इज 33 डिग्री एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब बताओ, अब तुम इस फॉर्मूले से कुछ नहीं कर पाओगे इसके अंदर, आई मेरी बात समझ में? लेकिन तुम इस शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। बेटा इसकी पहले 45, इसकी 45 बन जाएगा। अब क्या करो, इसकी दूसरी कहां बनेगी, मिरर 2 की 45 में इन दोनों के बीच का एंगल जोड़ दो, दैट इज 90, तो जोड़ दो 135। सिमिलरली इसमें भी 90 जोड़ दो तो 135। अबे आ रहा है समझ में? तो बेटा एक्चुअली क्या होता है ना, इस वाले मिरर से 135 मतलब 90 तो ऐसे हो जाएगा और 45 और जाएगा, तो एक्चुअली इस वाले से 90 + 45 तो 135 पे यहां बनेगी। अगर मैं इस मिरर से बात करूं तो 90 + 35 तो यहां बने, सॉरी 45 तो यहां बनेगी। इसका मतलब दोनों की दोनों ओवरलैप करेगी।
हाई मेरी बात समझ में। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, 1 2 3 4, बट ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गई, ओवरलैप कर गई। आई मेरी बात। वैसा ही शॉर्ट ट्रिक है भैया, एंगल देख लो बस, आप तो जोड़ते जाओ बस, और बिंदुओं के बीच का एंगल उल्टा 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 उल्टा। सर इसमें कुछ रूल है। पहली बात तो पहला रूल है शॉर्ट ट्रिक में, क्या रूल है मैं सब लिखा दूंगा, टेंशन मत ले, पहले सुनता रहे। ये जो एंगल है ये 180 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तुम चाहो तो आगे भी जोड़ सकते हो। सर 135 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 135 प्लस 45 कितना होता है भैया, ये होता है 180। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 180। तो ये दोनों ही गलत है, नॉट कंसिडरेबल। अगर 180 है, 180 को पार कर गया तो कंसिडरेबल ही नहीं है। और लास्ट वालों को दोनों को ध्यान रखना है कि कहीं ओवरलैप तो नहीं कर ले। तो ओवरलैप का कैसे ध्यान रखा जाएगा, अगर इन दोनों का सम प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर्स 360 हो गया तो पक्का ओवरलैप करेगा। अरे बात समझ में आ रही है ना। अगर दोनों का सम 270, सॉरी दोनों का सम 270 प्लस दोनों के मिरर के बीच का एंगल कितना है 90, अगर सम मिला के 360 हो गया तो ओवरलैप करेगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है 135 135 270 270 प्लस 90 360, तो ओवरलैप कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। 180 या उससे ऊपर तो कंसीडर ही नहीं होगा, और उससे नीचे का अगर दोनों का सम प्लस मिरर एंगल बिटवीन टू मिरर्स ओवरलैप कर 360 हो रहा है तो लास्ट के दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। अभी देखो इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा बेटा, ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी सवाल है। टफ तो क्या मतलब शॉर्ट ट्रिक से तो मजाक बन जाएगा, लेकिन पहले वो 60 वाला देखते हैं अपन, है ना, जल्दी क्लास वाला। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। चक 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 बेटा दिस एंगल इज 60 डिग्री, और जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा है ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने बनाया मिरर 1, हमने बनाया मिरर 2। मिरर 1 की पहली कहां बनेगी, एंगल 30 है तो इसकी 30 पे बनेगी। मिरर 2 के भी 30 है तो 30 पे बनेगी। 30 पे कैसे, मतलब यहां से 30 डिग्री और जोड़ लो तो यहां पहली इमेज बनेगी मिरर 1 की, यहां से 30 जोड़ लो तो यहां पे दूसरी इमेज बनेगी। आई मेरी बात में, ऐसे सर्कल बनता जाएगा बेटा पूरा पूरा। मैं सर्कल बना रहा हूँ, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट होता है वो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। अब 30 में क्या करो आप, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60, तो 30 में 60 जोड़ दो 90 आया, इधर भी 60 जोड़ दो कितना आ गया 90 आ गया, फिर 60 जोड़ दो 150 आ चुका है, फिर 60 जोड़ दो 150 आ चुका है, फिर 60 जोड़ दो 210 आ जाएगा, फिर 60 जोड़ दो 210 आ जाएगा। दोनों के दोनों नोट कंसिडरेबल है। आई मेरी बात में, कितनी इमेजेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इमेजेस हो चुकी हैं। लेकिन लास्ट वाली को चेक कर लेते हैं। लास्ट वाले का सम कितना है 150 प्लस 150 300, 300 प्लस 60 360, इसका मतलब ओवरलैप करेगी। अबे आ रहा है समझ में, इसका मतलब 5 ही बनेगी, तो 2 तो ओवरलैप कर जाएगी और 1 2 3 4 और ये 5। आई मेरी बात समझ में, तो बेटा 5 ही बनेगी। इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे अपन 360/60, तो 6 माइनस 1 5। अगर वो ओड होता है तो यह आंसर रहता है, इवन होता है तो फिर -1 कर देते हैं अपन। लेकिन जो भी है वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ, देखो वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप कर सकते हो जहां पे सीधा सीधा 360/θ एंगल आ रहा हो, और जहां पे सीधा सीधा क्या आ रहा हो, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर पे बैठे हो तो। लेकिन जब भी ऐसा केस बनेगा तो बहुत बुरी तरह से उलझ जाएगा, उसमें नहीं कर सकता तो तब ये शॉर्ट ट्रिक बहुत जबरदस्त हेल्प करेगी। ये M1 है, ये M2 है। M1 की बनेगी 33 डिग्री पर, M2 की बनेगी 40 पर। बेटा व्हाट इज 33 प्लस 40, सॉरी 73 दोनों के बीच का एंगल, तो 33 प्लस 73 कितना हो जाएगा 106 डिग्री। 40 प्लस 73 113 डिग्री। हाँ भाई सही है। कितना होता है भैया 40, 73 प्लस 40
73 में अगर आप 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 103, 40 जोड़ोगे तो 113। इसी प्रकार से 73 में अगर आप ये जोड़ दोगे वापस से तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 + 3 6 8 1 186 डिग्री। इधर कितना हो जाएगा बेटा 106 में 73 जोड़िए, कितना हो जाएगा 73 + 106 बेटा कितना होता है 179। अब पे जस्ट बच गया, अब हो गया ना ये 100, 173 + 6 179। तो बेटा ये तो कंसिडरेबल नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 और ये 5। अगर ये 180 हो जाता तो कंसिडरेबल नहीं होता, लेकिन ये क्या 180 से कम है तो इसलिए कंसिडरेबल है, तो ये भी कंसिडरेबल है। ओवरलैपिंग की कोई बात ही नहीं जब इमेज ही एक ही बनी है। तो आई मेरी बात समझ में? तो बेटा फटाफट से हमें ये बात समझ में आ गई कि हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे। अब मिरर वाले केस में एक छोटा सा अपने पास कॉन्सेप्ट और बचता है प्लेन मिरर में, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर्स। तो उसको शुरू करके मैं फटाफट से खत्म कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और हम लोग स्फेरिकल मिरर्स में आगे बढ़ेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। शॉर्ट ट्रिक को याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक को लिख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक में लिखना क्या है मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको। पॉइंट्स क्या है कि या तो आप इन दोनों से कर लो, नहीं तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। मिरर 1 मिरर 2 कंसिडर कीजिए। मिरर 1 से जो एंगल बन रहा है 33 डिग्री, यहां से 40, दोनों की पहली बना दीजिए। फिर जोड़ते जाइए कितनी, जितना भी एंगल बिटवीन टू मिरर्स को जोड़ते जाइए, दोनों में क्रॉस में जोड़ते जाइए। लास्ट में 180 को क्रॉस नहीं करना, पहली बात तो 180 को क्रॉस करता है उसको काट दीजिएगा, ठीक है। अगर 180 को कोई क्रॉस नहीं कर रहा है तो वो कंसिडरेबल है। अगर दोनों ही 180 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो दोनों कंसिडरेबल है। फिर दोनों का अपने को सम करना है और दोनों के बीच का, मिरर के बीच का एंगल उसमें ऐड करना है। 360 हो गया तो ओवरलैप कर रहा है, 360 नहीं हुआ तो ओवरलैप नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा लिख लीजिए इसको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।